Hi everyone, this is Radhika and welcome to Afterbooks. In this video, we are starting Journal Organic Chemistry that is GOC, जिसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे बेसिक कंसेप्ट्स कवर करेंगे. नाउ बेसिकली हर केमिकल रिएक्शन में वी हैव रिएक्टेंट्स और वो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते रहते हैं. तो इन रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिनको हम रिएजेंट्स बोलते हैं. नाउ इन ऑल द केमिकल रिएक्शंस बॉन्ड ब्रेक करेंगे, हम रिएक्टेंट्स के बॉन्ड ब्रेक करेंगे और फिर जाके कोई प्रोडक्ट बनेगा, उसमें न्यू बॉन्ड्स बनेंगे. सो बेसिकली पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज होती हैं या कितने तरह से हम एक बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं. सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग, दैट इज होमोलिटिक क्लीवेज हो सकती है या हेट्रोलिटिक क्लीवेज हो सकती है. नाउ व्हाट इज होमोलिटिक क्लीवेज? होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब ये होता है कि एक बॉन्ड जो दो इलेक्ट्रॉन से बना है. वी नो कि एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बनता है. तो अगर हम इस बॉन्ड को इस तरह से तोड़ें कि जिसने जो इलेक्ट्रॉन डाला था उसी को उसका एक इलेक्ट्रॉन वापस कर दें, तो इस क्लीवेज को बोलते हैं होमोलिटिक क्लीवेज. दैट इज, अगर यहाँ पे ए और बी का ये बॉन्ड है एंड दीज आर द टू इलेक्ट्रॉन्स, तो जब हम इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो ए ने ये वाला इलेक्ट्रॉन डाला था, ए को हमने ये वाला इलेक्ट्रॉन वापस कर दिया, बी ने ये वाला इलेक्ट्रॉन डाला था, इसको हमने ये वापस कर दिया इसका इलेक्ट्रॉन. तो इस केस में हम ये जो एरो शो करते हैं बेटा, दिस इज नोन एज फिश हेड एरो. सो यहाँ से हमारे पास बन क्या जाएगा, ए के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आया, बी के पास एक इलेक्ट्रॉन आया, उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. ए के पास वन इलेक्ट्रॉन, बी के पास वन इलेक्ट्रॉन, और इसी को बोलते हैं फ्री रेडिकल्स. तो इसका मतलब होमोलिटिक क्लीवेज से क्या जनरेट होते हैं? फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं. नाउ हेट्रोलिटिक क्लीवेज. हेट्रोलिटिक क्लीवेज में हम एक बॉन्ड को इस तरह से तोड़ते हैं कि हम एक बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसी एक एटम को ट्रांसफ़र कर दें. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने बी को बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र किए हैं. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी ने अपना इलेक्ट्रॉन भी लिया और ए का शेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी ले लिया. इसका मतलब बी ने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए तो बी पर आया नेगेटिव चार्ज. ए ने अपना भी इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ए पर आया पॉजिटिव चार्ज. तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये जो ए और बी का बॉन्ड है, इसमें से ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किस तरफ शिफ्ट होंगे? ये बी की तरफ शिफ्ट होंगे या ए की तरफ शिफ्ट होंगे? तो इस चीज़ को डिसाइड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. जो चीज़ जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब जिसमें जितनी टेंडेंसी है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करने की, वही उस शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ विड्रॉ करेगी और उसी पर ही नेगेटिव आएगा. सो व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू विड्रॉ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ. इसी को ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं. सो इन द अबव केस हम क्या बोलेंगे कि B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन A बिकॉज B ने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ट्रांसफर किया. नाउ जब हम ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं तो ज़्यादातर हमें बॉन्ड्स दिखेंगे बिटवीन C एंड C. क्या बोलते हैं हम? अल्केन्स में C सिंगल बॉन्ड C होता है, अल्कीन्स में C डबल बॉन्ड C होता है, अल्काइन्स में C ट्रिपल बॉन्ड C होता है. तो अगर हम यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड C के होमोलिटिक क्लीवेज की बात करें तो होमोलिटिक क्लीवेज किस तरह से होगी कि ये वाला बॉन्ड है इन दो इलेक्ट्रॉन से बना. इस तरह से इस बॉन्ड को तोड़ना है कि इस वाले C का इलेक्ट्रॉन इसको वापस कर दिया, इस वाले C का इलेक्ट्रॉन इसको वापस कर दिया. तो क्या बनेगा हमारे पास? इस कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन, और इन्हीं को क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल्स बोलते हैं. सिमिलरली अगर हमने एक कार्बन कार्बन बॉन्ड की हेट्रोलिटिक क्लीवेज की, तो इस केस में क्योंकि दोनों ही एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों के दोनों एटम्स कार्बन है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज तो सेम. बट इस केस में हम क्या कहते हैं कि टेम्परेरी टाइम के लिए, बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये किसी एक कार्बन की तरफ डिस्टोर्ट हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड. सिंगल बॉन्ड है जो, वो एक टाइम के लिए एक कार्बन की तरफ डिस्टोर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड. तो एक कार्बन पर कार्बन नेगेटिव आ जाएगा और एक कार्बन पर कार्बन पॉजिटिव आ जाएगा.
तो किसी चीज़ के ऊपर पॉजिटिव होता है तो उसको कैटाइन बोलते हैं, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है तो इसको कार्बोकैटाइन बोलेंगे। सिमिलरली किसी चीज़ के ऊपर नेगेटिव होता है तो उसको अनाइन बोलते हैं, कार्बन के ऊपर नेगेटिव है तो इसको कार्बानाइन बोलेंगे। तो ये जो हमारे पास स्पीशीज जनरेट हुई, फ्री रेडिकल्स जनरेट हुए होमोलिटिक क्लीवेज से, कार्बोकैटाइन कार्बनाइन जनरेट हुए हेट्रोलिटिक क्लीवेज से। तो इन्हीं को बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज़ें जो रिएक्शन के दौरान बनती हैं बट रिएक्शन के दौरान वो कंज्यूम भी हो जाती हैं। दैट इज, हमने रिएक्टेंट से शुरू किया, रिएजेंट डाला, हमारे पास कोई इंटरमीडिएट बना, देन उस इंटरमीडिएट से फर्दर फिर प्रोडक्ट बनता है। इसका मतलब जो रिएक्शन है वो सिंपली रिएक्टेंट से उठ के प्रोडक्ट में नहीं जाती, देयर इज समथिंग एल्स इन्वॉल्व्ड इन बिटवीन, और उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट काफ़ी टाइप्स के हो सकते हैं, बट फिलहाल के लिए हमारे पास 3 इंटरमीडिएट्स हैं: फ्री रेडिकल्स, कार्बोकैटाइन्स एंड कार्बानाइन्स। नाउ वी हैव सीन के बॉन्ड को तोड़ने के तरीके क्या क्या हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिएजेंट्स। तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो रिएजेंट्स हम यूज़ करते हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स भी हो सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स भी हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स और फाइल का मतलब है लव। तो ऐसी चीज़ें जो इलेक्ट्रॉन लविंग हैं, मीन्स दे हैव अफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब उनके ऊपर खुद के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए ही तो नेगेटिव चार्ज के लिए अफिनिटी होगी। सिमिलरली न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? न्यूक्लियो आया है न्यूक्लियस से। वी नो न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज ही नहीं होता। तो ओवरऑल चार्ज क्या हो गया? न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। इसका मतलब क्या है? न्यूक्लियोफाइल वो रिएजेंट्स होते हैं जो पॉजिटिव चार्ज लविंग होते हैं, जिनके एफिनिटी होती है टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब उनके खुद के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। खुद के ऊपर नेगेटिव है तो ही तो पॉजिटिव चार्ज के लिए एफिनिटी होगी। नाउ लेट्स सी कि कौन कौन सी स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकती हैं। तो अगर किसी चीज़ के ऊपर डायरेक्टली ही पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इट हैज़ अफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन्स, देन इट इज इलेक्ट्रोफाइल। अदरवाइज क्या हो सकता है? अगर किसी कंपाउंड का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब क्या होता है? 8 इलेक्ट्रॉन्स। किसी चीज़ में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हों एटम के तो हम बोलते हैं कि उस एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर हम यहाँ पर AlCl3 देखें तो AlCl3 में यहाँ पे एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? हमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिनने हैं। तो यहाँ पे इसके पास 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब इसका क्या कंप्लीट है? सेक्सटेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अभी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है ताकि इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएं। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स के लिए अफिनिटी है। इलेक्ट्रॉन्स के लिए अफिनिटी है, देन दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। सिमिलरली नेक्स्ट केस क्या हो सकता है? अगर कोई ऐसा एटम है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है, जैसे फॉर एग्जांपल सिलिकॉन। यहाँ पे सिलिकॉन कार्बन फैमिली को बिलोंग करता है। कार्बन 4 बॉन्ड्स फॉर्म करता है, सिलिकॉन भी 4 बॉन्ड्स फॉर्म करता है। तो सिलिकॉन ने यहाँ पे 4 बॉन्ड्स फॉर्म किए हैं और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं? यहाँ पे 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है। ऑक्टेट इज ऑल्सो कंप्लीट, सिलिकॉन इज फॉर्मिंग 4 बॉन्ड्स। तो ये कैसे इलेक्ट्रोफाइल है? ओके, सो सिलिकॉन बिलोंग्स टू कार्बन फैमिली। सिलिकॉन में बेटा एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं। इन एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट किया जा सकता है। तो अगेन जब इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं एम्प्टी ऑर्बिटल्स में, इसका मतलब अफिनिटी है फॉर इलेक्ट्रॉन्स, देन अगेन इट इज व्हाट? इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल। सो इसका मतलब क्या है? किसी भी चीज़ पर डायरेक्टली पॉजिटिव चार्ज है, या उसका सेक्सटेट कंप्लीट है, ऑक्टेट नहीं कंप्लीट, या उसका ऑक्टेट कंप्लीट है बट स्टिल
इट हैज़ वेकेंट ऑर्बिटल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं, तो ऐसी सारी चीज़ों को हम इलेक्ट्रोफाइल्स बोलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट न्यूक्लियोफाइल्स। तो अगर किसी चीज़ के ऊपर डायरेक्टली नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इट हैज़ अफिनिटी फॉर पॉजिटिव चार्ज, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो अगेन वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। अदरवाइज अगर किसी एटम के ऊपर लोन पेयर है, जैसे NH3 अमोनिया, नाइट्रोजन जब 3 बॉन्ड्स फॉर्म करता है तो इसके ऊपर एक लोन पेयर होता है। नाउ ये लोन पेयर का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन्स ही तो होता है। तो अगर लोन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन्स है तो अगेन इट हैज अफिनिटी फॉर पॉजिटिव चार्ज एंड अगेन इट इज अ न्यूक्लियोफाइल। सो इलेक्ट्रोफाइल को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय E पॉजिटिव, खुद के ऊपर पॉजिटिव है, एंड न्यूक्लियोफाइल को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय Nu नेगेटिव, खुद के ऊपर नेगेटिव है। नाउ लेट अस क्विकली सी कि कौन सा एटम कब कितने बॉन्ड्स फॉर्म करता है, तो उसके पास कितने लोन पेयर्स होते हैं। तो कार्बन या कार्बन फैमिली का कोई भी एटम 4 बॉन्ड्स फॉर्म करता है और उसके ऊपर कोई लोन पेयर नहीं होता जब वो 4 बॉन्ड्स फॉर्म करता है। सिमिलरली नाइट्रोजन फैमिली 3 बॉन्ड्स जब फॉर्म करते हैं एक लोन पेयर होता है। ऑक्सीजन फैमिली जब 2 बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं तो उसके ऊपर 2 लोन पेयर्स होते हैं। हेलोजन फैमिली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जब एक बॉन्ड फॉर्म करते हैं बेटा तो 3 लोन पेयर्स उसके ऊपर होते हैं। एंड किसी भी एटम पर चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, किसी भी एटम पर चार्ज तब आता है जब वो जितने बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है उससे कम या उससे ज़्यादा बॉन्ड्स फॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन 4 बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है, तो अगर कार्बन कहीं पे 3 ही बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज आएगा, नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, इन अकॉर्डेंस टू इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आए हैं या इलेक्ट्रॉन्स इससे दूर गए हैं। तो ये धीरे धीरे हमें समझ में आ जाएगा ना। होमोलिटिक क्लीवेज और हेट्रोलिटिक क्लीवेज से हमने जो इंटरमीडिएट्स बनाए, कार्बोकेटाइन, कार्बानाइन एंड फ्री रेडिकल, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। कार्बोकेटाइन कैसे बना होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने CH3 पॉजिटिव लिया है, तो ये CH3 पॉजिटिव बना कैसे होगा। मान लो कि CH3 इथेन की बात कर रहे हैं, तो इस केस में ये इस तरह से होगा। ईच कार्बन इज फॉर्मिंग 4 बॉन्ड्स। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए अगर ये बॉन्ड इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाता है, मींस ये वाला शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाता है, तो ये क्या बनेगा, इस वाले कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इस वाले कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ से CH3 पॉजिटिव जनरेट हो गया। अब हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन और इसके बारे में सब कुछ जानेंगे। नाउ कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो वो क्या आएगी, 1s2 2s2 2p2। अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इस तरह से फिलिंग होती है शेल्स की इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज। तो अगर हम यहाँ पे कार्बोकेटाइन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। क्लियरली यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स थे एक बॉन्ड में, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने डाला था और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने डाला था, बट दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक कार्बन पर शिफ्ट हो गए। इसका मतलब ये वाले कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन जाने दिया, इसीलिए ही ये कार्बन पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ। इसका मतलब C पॉजिटिव बनाने के लिए हमें एक इलेक्ट्रॉन लूज करवाना पड़ेगा, हमने करवा दिया। ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन है वो 2p में से लूज होगा क्योंकि वही ही आउटर मोस्ट शेल है। नाउ अगर हम इस कार्बन पॉजिटिव की ग्राउंड स्टेट लिखें तो ग्राउंड स्टेट क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 2p1 हो जाएगी। यहाँ पे मैंने सिर्फ 2s और 2p के ही ऑर्बिटल शो किए हैं, 1s ऑर्बिटल शो नहीं किया क्योंकि 1s वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो ग्राउंड स्टेट में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन हमें दिख रहा है। तो ये जो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ओपोजिट स्पिन के दिखाए गए हैं। ओपोजिट स्पिन मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से दिखाया गया है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इस तरह से दिखाया गया है।
सो दिस इज इन अकॉर्डेंस विद हुंड्स रूल। हुंड्स रूल क्या कहता है कि किसी भी एक इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर जो है सारे के सारे सेम नहीं हो सकते। 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, उनके बारे में कभी और डिटेल में बात करेंगे। तो ग्राउंड स्टेट के बाद देखते हैं एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है कि ऑलरेडी कोई जो चीज़ पहले प्रेजेंट थी वो अपनी ग्राउंड स्टेट में थी, मतलब वो स्टेट उसकी सबसे स्टेबल स्टेट थी। एक्साइटेड स्टेट का मतलब ये होता है कि हमने कुछ एनर्जी दे दी उस मॉलिक्यूल को, तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई और वो कंपैरेटिवली लोअर एनर्जी लेवल से उठ के कंपैरेटिवली हायर एनर्जी लेवल पर जा सकता है। तो अगर ये 1s लेवल था, ये 2s लेवल था, ये 2p लेवल था, तो इलेक्ट्रॉन 2s से उठ के 2p में जा सकता है, क्योंकि 1s के इलेक्ट्रॉन्स की तो हम यहाँ पे बात ही नहीं कर रहे। तो 2s का एक इलेक्ट्रॉन उठा और 2p में चला गया। वैसे भी ऐसा करने से फायदा हुआ क्योंकि यहाँ पर 2s में दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। तो एक्साइटेड स्टेट बन गई 2s में 1 है और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाउ हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि हम अलग अलग ऑर्बिटल्स को मर्ज कर देते हैं, हाइब्रिडाइज कर देते हैं इस तरह से कि वो दोनों एक ही एनर्जी लेवल पर आ जाते हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्साइटेड स्टेट में 2s एक अलग लेवल पर है और 2p उससे ऊपर हायर लेवल पे है, हायर एनर्जी लेवल पे। पर जब हम हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं तो ये जो s और p ऑर्बिटल्स हैं इनको हम इस तरह से मर्ज करते हैं कि इनका एनर्जी लेवल सेम हो जाता है। तो यहाँ पे हम जो करवाएंगे वो होगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये भी मैं आगे आपको बताऊंगी कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमें यहाँ पे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन करवानी है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हमें एक s ऑर्बिटल चाहिए और 2 p ऑर्बिटल्स चाहिए। तो हमने एक s ऑर्बिटल उठा लिया और 2 p ऑर्बिटल्स उठा लिए। तो इन तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन था, उन तीनों इलेक्ट्रॉन को हमने इस तरह से लिख दिया। इन सबको हमने एक साथ लिखा क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इनकी एनर्जी सेम हो चुकी है। तो ये जो 3 ऑर्बिटल बने इन्हीं को बोलते हैं 3sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। एंड क्लियरली यहाँ पे ये वाला जो ऑर्बिटल है ये वैसा का वैसा अनहाइब्रिडाइज्ड रह गया क्योंकि हमने इसको हाइब्रिडाइजेशन में नहीं लिया। नाउ होगा क्या, हमारे पास कार्बन की हम बात कर चुके हैं, वी ऑल्सो हैव हाइड्रोजन ओवर हेयर। तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 1s1। तो 1s में 1 इलेक्ट्रॉन है। एक बॉन्ड बनाने के लिए वी नीड 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हमने कार्बन और हाइड्रोजन में बॉन्ड बनाना है, कार्बन और हाइड्रोजन में बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन कार्बन देगा, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन देगा, तो ही शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, तो ही कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, क्योंकि वी नो दैट कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, एक कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। सिमिलरली एक और हाइड्रोजन आएगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ये कार्बन अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन देगा, एक और सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। सिमिलरली ये वाला कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन थर्ड हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। तो टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड बनते हुए नजर आएंगे, जिनको इस तरह से मैंने शो किया है कि एक कार्बन ने एक हाइड्रोजन के साथ, सेकेंड हाइड्रोजन के साथ, थर्ड हाइड्रोजन के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म कर लिए। और ये जो एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बचा है, दिस इज एन एम्प्टी ऑर्बिटल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन कार्बोकेटाइन कि कार्बोकेटाइन में एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है जो कि एम्प्टी होता है। तो 2D में हमें ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अगर हम इसको 3D में देखना चाहते हैं तो हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स, ये जो तीनों के तीनों बॉन्ड्स हैं, ये प्लेन ऑफ द स्क्रीन में है। और ये जो मैंने यहाँ पे ऑर्बिटल शो किया है, इसकी एक लोब स्क्रीन से आपकी तरफ आ रही है और एक लोब स्क्रीन के पीछे की तरफ जा रही है। सो बेसिकली ये इस प्लेन के, स्क्रीन के प्लेन के परपेंडिकुलर है।
तो अगर हम यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स देखें तो शेप क्या हमें दिखेगी, ट्राइगोनल प्लेनर शेप दिखेगी। अगर हम यहाँ पे तीनों के तीनों हाइड्रोजन्स को आपस में जोड़ें तो एक ट्रायंगल बन जाएगा, एक ही प्लेन में बनेगा, इसीलिए इस शेप को बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। और अगर यहाँ पे HCH बॉन्ड एंगल की बात करें तो HCH बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। तो कुछ इस तरह से कार्बोकेटाइन की शेप होती है। नाउ अगर यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल में जाके हम शेप्स देखें एक बार ऑर्बिटल्स की, तो किस तरह से शेप्स होती हैं। एस ऑर्बिटल की स्फेरिकल शेप होती है बॉल की तरह, 2D में ये एक सर्कल लग रहा है, अदरवाइज इट इज स्फेयर। पी ऑर्बिटल्स की शेप होती है डम्बल। नाउ पी ऑर्बिटल में हम 3 ऑर्बिटल शो करते हैं, एस ऑर्बिटल में 1 ऑर्बिटल होता है, एफ में सिमिलरली 7 होते हैं और डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये जो 3 ऑर्बिटल्स हम पी में शो करते हैं, इसमें से एक ऑर्बिटल पी एक्स होता है, सेकंड इज पी वाई एंड द थर्ड वन इज पी जेड। सो बेसिकली ये जो तीनों ऑर्बिटल्स हैं ये तीनों एक्सिस के अलोंग पॉइंटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पे पी एक्स ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करना है तो मैं इसको एक्स एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट कर रही हूँ, एक्स एक्सिस के अलोंग शो कर रही हूँ। सिमिलरली पी वाई वाई एक्सिस के अलोंग होगा और पी जेड जेड एक्सिस के अलोंग होगा। एंड ऑल दीज 3 एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जो पी ऑर्बिटल होता है उसकी शेप डम्बल होती है, बीच में यहाँ पे हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती, नोड होती है और इधर को भी एक लोब होती है और इधर को भी एक लोब होती है। दिस इज नोन एज डम्बल शेप। तो प्योर एस की शेप स्फेरिकल है, प्योर पी की शेप डम्बल है। बट जब हम एस और पी ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज कर देते हैं, उस केस में जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं ना तो उनकी शेप एस की प्योर स्फेरिकल रहती है, ना ही पी की शेप डम्बल रहती है। जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, फॉर एग्जांपल sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो इस केस में जो 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बने उन तीनों की ही शेप इस तरह से होगी, दैट इज एक लोब बड़ी एक लोब छोटी। तो ना तो ये शेप प्योरली एस ऑर्बिटल की है, ना ये शेप प्योरली पी ऑर्बिटल की है। ऑल्सो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हमेशा हमेशा सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं। सिग्मा बॉन्ड्स क्या होते हैं? सिग्मा बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स होते हैं जो हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे हेड ऑन ओवरलैपिंग को। और पाई बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स होते हैं जो साइड वेज ओवरलैपिंग से बनते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 2 s ऑर्बिटल्स को आपस में बॉन्ड बनवाया है, 2 s ऑर्बिटल्स का। तो जो दोनों s ऑर्बिटल्स हैं, क्योंकि s स्फेरिकल तो उसको तो कोई डायरेक्शन ही नहीं होगी, दैट इज डायरेक्शनलेस, सारी डायरेक्शन से वो एक जैसा ही है। तो s ऑर्बिटल तो s से अगर ओवरलैप करेगा, किसी भी तरफ से ओवरलैप करेगा, तो वो हेड ऑन ओवरलैपिंग ही होगी, साइडवेज ओवरलैपिंग तो उसमें हो ही नहीं सकती क्योंकि वो तो सिमेट्रिक है। तो s ऑर्बिटल्स हमेशा सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं। सिमिलरली अगर एक s ऑर्बिटल ने एक p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करना है तो अगेन s स्फेरिकल, अगेन स्फेरिकल है, तो p ऑर्बिटल चाहे जिस मर्जी डायरेक्शन से आ जाए, इस डायरेक्शन से आ जाए, इस डायरेक्शन से आ जाए, हमेशा और हमेशा हेड ऑन ओवरलैपिंग ही होगी, इसीलिए हमेशा ही सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो s ऑर्बिटल्स हमेशा सिग्मा बॉन्ड्स ही फॉर्म करते हैं। अगर हम p ऑर्बिटल की p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग की बात करें तो p ओवरलैपिंग 2 तरह से हो सकती है, या तो इस तरह से या इस तरह से। तो इस तरह से जो ओवरलैपिंग होती है इसको बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग। वेयर एज इस केस में क्या है, 2p ऑर्बिटल्स जो एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल हैं वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं साइड से, इसीलिए इसको बोलते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग या लेटरल ओवरलैपिंग बोलते हैं। और इससे बनते हैं पाई बॉन्ड्स। हेड ऑन ओवरलैपिंग से हमेशा सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं और साइडवेज ओवरलैपिंग से हमेशा पाई बॉन्ड्स बनते हैं। पर ये जो साइडवेज ओवरलैप है ये हमेशा पैरेलल ऑर्बिटल्स में ही हो सकता है। तो अगर एक ऑर्बिटल पी एक्स है तो सेकंड भी पी एक्स होना चाहिए, दोनों पी वाई होने चाहिए या दोनों पी जेड। पी एक्स और पी जेड की ओवरलैपिंग नहीं हो सकती, ऑब्वियसली बिकॉज वो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, पैरेलल है ही नहीं, तो ओवरलैपिंग होएगी कैसे? सो
जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं वो बनते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग से, पाई बॉन्ड बनते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग से। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हमेशा सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं, पर अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड्स फॉर्म कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड की बात करें कि सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि पाई बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो सिग्मा बॉन्ड ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड में हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, मोर एफिशिएंट ओवरलैपिंग होती है। जितनी एफिशिएंट ओवरलैपिंग उतना ही स्ट्रांग बॉन्ड। वेयर एज पाई बॉन्ड में साइडवेज ओवरलैपिंग होती है, इतनी एफिशिएंट ओवरलैप नहीं होती, तो स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड भी इतनी नहीं होती। अब यहाँ पे डोंट कंफ्यूज बिटवीन अ सिंगल बॉन्ड एंड अ डबल बॉन्ड। इन दोनों में से डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ ही ज़्यादा होती है, क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड में सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड होता है, वेयर एज एक डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा होता है और दूसरा बॉन्ड पाई होता है। हमेशा किसी भी दो एटम्स में जो पहला बॉन्ड बनता है वो सिग्मा होता है और कंसेक्टिव जो बॉन्ड्स बनते हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की बात करूं, तो ये जो फर्स्ट बॉन्ड है दिस विल बी सिग्मा बॉन्ड, सेकंड वाला इज ऑल्सो पाई एंड थर्ड वाला इज ऑल्सो पाई। तो इस केस में दो पाई बॉन्ड हैं और वन सिग्मा बॉन्ड है। तो अगर हम अकेले सिग्मा और अकेले पाई को कंपेयर करें, तो सिग्मा ड्यू टू हेड ऑन ओवरलैपिंग ज़्यादा स्ट्रेंथ रखता है, पर अगर हम एक सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड की कंपैरिजन कर रहे हैं, तो उस केस में डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड एंड ऑल्सो ट्रिपल बॉन्ड इज इवन स्ट्रॉन्गर देन द डबल बॉन्ड। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कार्बन आयन। अगेन CH3 है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज कराई, ये बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट हो गया, तो इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव जनरेट हो गया, इस वाले कार्बन पर नेगेटिव जनरेट हो गया। इस बार हम इस स्पीशीज की बात कर रहे हैं CH3 नेगेटिव, दैट इज कार्बन आयन। तो यहाँ पे कार्बन पहले एटॉमिक नंबर 6 होता है, 1s2 2s2 2p2 हो गया। इस बारी दिस इज कार्बन नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है कि अपना तो इलेक्ट्रॉन वापस लिया ही, इस वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ विड्रॉ कर लिया, इसीलिए ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया। इसका मतलब इसके पास एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2p में दैट इज आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे 2p3 कर दिया। तो ग्राउंड स्टेट क्या बन गई, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगेन यहाँ पे हम सिर्फ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, अब यहाँ पे ध्यान से देखो। एक्साइटेड स्टेट में मैंने क्या बोला था कि एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, हम एनर्जी देते हैं, तो जो कंपैरेटिवली लोअर एनर्जी लेवल है वहां से इलेक्ट्रॉन उठ के कंपैरेटिवली हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। तो यहाँ पे वैलेंस शेल की बात कर रहे हैं, तो सेकंड इज द वैलेंस शेल, 2s से इलेक्ट्रॉन उठ के 2p में चला गया। अब यहाँ पे यू कुड ऑल्सो राइट दिस एज दिस, बट मैंने इस तरह से लिखा है, एक ही बात है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, सेम है। इस तरह से मैंने कन्वीनियंस के लिए लिखा है, क्योंकि अभी हमें क्या करवानी है, हाइब्रिडाइजेशन। और इस केस में जो हम हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल। तो इसका मतलब हम यहाँ पे चारों के चारों ऑर्बिटल्स को उठा के एक ही एनर्जी लेवल पे लेके जा रहे हैं, तो हमने चारों ऑर्बिटल्स को एक ही साथ रख लिया एक एनर्जी लेवल पर। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, पुट कर दिया एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, 1 1 2। तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर तो हमने सेम ही रखा, पर यहाँ पे 4sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हमें मिल गए। नाउ अगेन अभी तक हमने कार्बन की बात की है, सिमिलरली हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। सिमिलरली एक और हाइड्रोजन आएगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन देगा, एक और सिग्मा बॉन्ड। सिमिलरली विथ थर्ड हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन्स के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए। पर इस बार ये जो पीछे बचा, एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड ऑल्सो ये किस ऑर्बिटल में है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है। तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, एक लोब बड़ी एक छोटी। तो यहाँ पे जो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में हैं,
इसी को ही लोन पेयर बोलते हैं। और जब हम लोन पेयर को डिपिक्ट करते हैं तो हम सिर्फ बड़ी वाली लोब शो करते हैं, छोटी वाली लोब हम नहीं शो करते। सो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है और कार्बन के ऊपर एक लोन पेयर है। तो अगर हम इसकी ज्योमेट्री देखें तो हमें क्या दिखेगा कि कार्बन के ऊपर एक लोन पेयर, 3 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, तो टोटल 4 चीजें, तो ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। पर जब हम शेप देखते हैं मॉलिक्यूल की, उस केस में हम लोन पेयर को इग्नोर कर देते हैं। लोन पेयर हम नहीं देखते जब हम शेप देखते हैं। तो शेप क्या होगी? अगर पिरामिड्स की तरह है, पिरामिड्स की जो टिप है वहां पे कार्बन है और पिरामिड्स का जो बेस है उसके एक तरफ एक हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ दूसरा हाइड्रोजन है, तीसरी तरफ तीसरा हाइड्रोजन है। तो हमें शेप क्या दिखेगी इसकी? हमें इसकी शेप दिखेगी बिल्कुल ट्राइगोनल पिरामिडल। तो अगर इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स होना चाहिए था। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है। बट क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर आ गया तो वी नो बॉन्ड पेयर रिपल्शंस भी होती हैं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस भी होती हैं, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो ये क्या चीज है? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन, ये जो बॉन्ड है ये भी इलेक्ट्रॉन्स का बना है। लोन पेयर में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर के हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड पेयर के हैं, इसलिए इसको लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन बोलते हैं। अगर हम इस वाले बॉन्ड की और इस वाले बॉन्ड की आपस में रिपल्शन की बात करें तो दिस इज ऑल्सो बॉन्ड पेयर, दिस इज ऑल्सो बॉन्ड पेयर, तो इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा होगी, इसका मतलब लोन पेयर इस हाइड्रोजन को अपने से दूर रखना चाहेगा, तो ये हाइड्रोजन्स एक दूसरे के तो कंपैरेटिवली पास आ जाएंगे पर लोन पेयर से दूर ही रहना पसंद करेंगे। इसका मतलब जो नॉर्मल एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स होना चाहिए था, उससे ये जो कार्बन हाइड्रोजन कार्बन का एंगल है ये डिक्रीज हो जाएगा। सो कार्बन आयन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप होती है, और जो लोन पेयर है वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं होमोलिटिक क्लीवेज से। अगर से वी हैव CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पे इस कार्बन कार्बन बॉन्ड की होमोलिटिक क्लीवेज करने का क्या मतलब है कि ये कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन इसको वापस कर दिया और इसका इलेक्ट्रॉन इसको वापस कर दिया। तो यहाँ से ये क्या बना? CH3 कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से भी बना CH3 कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, इस तरह से बना। अब इस केस में ध्यान देने वाली बात यह है कि कार्बन के ऊपर ये जो इलेक्ट्रॉन हमने शो किया है ये इसी का ही इलेक्ट्रॉन था, इसने किसी और एटम का इलेक्ट्रॉन नहीं लिया। जो इलेक्ट्रॉन इसने बॉन्ड बनाने के लिए शेयरिंग के लिए डाला था वही इलेक्ट्रॉन ही इसके पास वापस आया है। सो बेसिकली इट हैज नीदर गेन्ड एन इलेक्ट्रॉन नॉर लॉस्ट एन इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पे अगर कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विद एटॉमिक नंबर 6 इज 1s2 2s2 2p2, तो कार्बन रेडिकल की भी सेम ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। हम यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे क्योंकि कार्बन ने किसी और का इलेक्ट्रॉन गेन या लूज किया ही नहीं है। सो ग्राउंड स्टेट अगेन बन गई 1s2 2s2 2p2। एक्साइटेड स्टेट में अगेन वही होगा, 2s का इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो जाएगा, 2p में चला जाएगा। नाउ इसके बाद अगेन हाइब्रिडाइजेशन आएगी। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे करवाते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब एक s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे और यहाँ पे हो जाएगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे, एक ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसको हमने इस तरह से शो किया है। नाउ यहाँ पे अगेन वी हैव हाइड्रोजन्स, एक हाइड्रोजन आया उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। सिमिलरली सेकंड हाइड्रोजन आया, सिमिलरली थर्ड हाइड्रोजन आया।
तो यहाँ पे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो हैं तीन, इन्होंने तो तीनों ने सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म कर लिए। नाउ ये वाला जो ऑर्बिटल है, दिस इज अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पूरी तरह से एम्प्टी नहीं है, दिस इज हाफ फिल्ड। एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते तो ये वाला ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होता, कोई इलेक्ट्रॉन ना होता तो ये एम्प्टी होता। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब दिस इज हाफ फिल्ड। तो इसको हम किस तरह से दिखाते हैं, कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म कर लिए। नाउ अगेन ये प्लेन ऑफ द स्क्रीन में है, तीनों के तीनों सिग्मा बॉन्ड्स। एंड अगेन ये वाली जो लोब है, ये जो लोब हमने शो की है, जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, पहले तो हमने इसकी दोनों लोब्स बड़ी बड़ी शो की, बिकॉज दिस इज अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अगर ये हाइब्रिडाइज्ड होता तो हम इसकी एक लोब बड़ी एक छोटी शो करते, पर ऐसा तो हम शो कर नहीं रहे, इसका मतलब ये ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड है। अगेन ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कैसा है, एक लोब इसकी स्क्रीन से निकल के आपकी तरफ आ रही है और एक लोब इसकी कार्बन से होते हुए स्क्रीन के ओपोजिट साइड जा रही है। और ये जो ऑर्बिटल है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, और इसी 1 इलेक्ट्रॉन को हम इस तरह से कार्बन के ऊपर डॉट, दैट इज रेडिकल, दैट इज इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ज्योमेट्री इज sp2, हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 है, तो शेप तो इसकी ट्राइगोनल प्लेनर ही हो गई, एंड बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री, क्योंकि अगर हम यहाँ पे तीनों के तीनों हाइड्रोजन्स को ज्वाइन करेंगे, एक ट्रायंगल बनेगा, एक प्लेन में बनेगा, तो शेप इज अगेन ट्राइगोनल प्लेनर। सो कार्बोकेटाइन की शेप इज ऑल्सो ट्राइगोनल प्लेनर, फ्री रेडिकल की शेप इज ऑल्सो ट्राइगोनल प्लेनर, पर दोनों में फर्क क्या है, कार्बोकेटाइन में एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, वेयर एज एक फ्री रेडिकल में हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होता है, एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं होता। ऑल्सो ध्यान देने वाली बात यह है कि फ्री रेडिकल अभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, क्योंकि अभी भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये एक 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन, अभी भी इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मतलब दिस इज स्टिल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। So we have discussed in detail the hybridization of carbocation, carbanion and free radicals. Intermediates की हमने hybridization कर ली. In the next video we will discuss the hybridization of alkanes, alkenes and alkynes. Also we will discuss the trick to calculate the hybridization.